नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन, इवेल्युएशन। अभी हमने देखा था कि सबसे पहले मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें अंक प्रदान करते हैं, संख्या प्रदान करते हैं। मापन का सहारा लेके हम बच्चों के बारे में सूचनाओं का संकलन करते हैं। तो फिर क्या आया था? आकलन। जो हमने सूचनाओं का संकलन किया है, अब उसके संदर्भ में हमें उन बच्चों के बारे में निर्णय प्रदान करना है, उनके मूल्य का निर्धारण करना है। तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बच्चे के संबंध में मूल्य का निर्धारण करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। यही तो है। हमें सूचनाएं कैसे कैसे प्राप्त हो रही है वो देखिए। मूल्यांकन के 3 सूत्र है, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में एक अच्छा क्वेश्चन आया है, एक प्रश्न अभी आपके रीट एग्जाम में पूछा गया है। पहला सूत्र है मूल्यांकन बराबर मात्रात्मक, विद्यार्थी का मात्रात्मक विवरण। मात्रात्मक विवरण यानी अंकीय विवरण, यानी कि क्या हो गया? मापन प्लस उसका मूल्य निर्धारण। यही प्रश्न आपके इस बार पूछा गया था। दूसरा है मूल्यांकन बराबर होता है विद्यार्थी के संदर्भ में गुणात्मक विवरण। गुणात्मक विवरण का मतलब क्या हो गया? मापन विहीन। गुणात्मक अनौपचारिक तरीके से होगा, इसका मतलब मापन काम में नहीं आएगा। तो मापन विहीन, गैर मापन तरीके से मूल्यांकन जो हम विवरण प्राप्त कर रहे हैं वो, प्लस उसका क्या करना है? मूल्य का निर्धारण। और तीसरा तरीका हो सकता है मूल्यांकन बराबर मात्रात्मक विवरण प्लस गुणात्मक विवरण प्लस क्या होगा? मूल्य निर्धारण। देखो 3 तरीके हैं। यदि हम बच्चे के बारे में केवल मात्रात्मक रूप से कुछ चीजें संकलित करते हैं और उसके ऊपर मूल्य निर्धारण करते हैं तो भी क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। यदि केवल गुणात्मक रूप से करते हैं, उस पर मूल्य निर्धारण करते हैं तो भी क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। दोनों तरीके से करके और मूल्य निर्धारण कर रहे हैं तो मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन का मतलब हमें क्या करना है? मूल्य का निर्धारण। वो मापन के साथ भी कर सकते हैं और गैर मापन के साथ कर सकते हैं। अब सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन में सम्मिलित तत्व हैं। मूल्यांकन में सम्मिलित तत्व हैं, ये प्रश्न पूछा था सेकंड ग्रेड में। ऑप्शन ए दिया हुआ था मापन, ऑप्शन बी दिया था मापन विहीन, ऑप्शन सी दिया था मूल्य निर्धारण, और ऑप्शन डी दिया था उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए। मूल्यांकन की वास्तविक परिभाषा समझने से पहले हम एक शिक्षा शास्त्री की परिभाषा जानते हैं, उससे हम पूरे मूल्यांकन क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। एक बड़े शिक्षा शास्त्री थे जिनकी मूल्यांकन की परिभाषा सबसे ज्यादा फेमस है, क्विलेन एवं हन्ना। इन्होंने कहा कि एक विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों का संकलन करना, साक्ष्यों या सूचनाओं का संकलन करना, और संकलन करने के बाद में उनकी व्याख्या करना, ताकि उस बालक के संदर्भ में निर्णय प्रदान किया जा सके, क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। इन्होंने क्या कहा? विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन के संदर्भ में साक्ष्यों का संकलन करना, उनकी व्याख्या करना, ताकि उसके संबंध में निर्णय दे सके, मूल्यांकन कहलाता है। ओके,
व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या है बताओ, देखिए कोई हाथ खड़ा करके बताएगा, बताओ। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या है? विद्यालय व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाता है? मतलब कोई भी बताना चाहे वो हाथ खड़ा करके। यस, आदतों को बच्चों को सुधारता है ना विद्यालय, ठीक है। और कोई? बच्चा उद्दंडी था, उसको ठीक ठाक बना दिया विद्यालय ने। और कोई? कमियों को दूर करते हुए सुधार। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा? व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? ये यदि ये आपने बोलना, यदि आपने क्लास में सीख लिया ना, ये बहुत काम आता है आगे। अपने अंदर भाव तो सबके उमड़ रहे हैं कि मेरे को आता है, मेरे को आता है, लेकिन अधिकतर की तो सिटी पिटी घूम रहती है, खड़ा होकर नहीं बोल सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। नीचे मुंह करके बोल दो चाहे, कोई हाथ खड़ा कर ले, मुंह नीचा करके बोल सकता है। कोई नहीं बता रहा। और देखिए, हाँ, यस, अधिगम में परिवर्तन करके। देखिए, व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पहले बड़ा चंचल था, उसको अब हमने एकदम शांत बना दिया। चंचल था तो उसकी अच्छी बात है। व्यवहार का मतलब अभी पढ़ के आए ही हैं, अभी हम। मानव व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं? और कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। एक विद्यालय के द्वारा बच्चे के जो ये 3 व्यवहार के पक्ष हैं, इनमें क्या परिवर्तन लाया गया है? यानी कि बच्चे के ज्ञानात्मक व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया गया है? ज्ञानात्मक व्यवहार का मतलब क्या हुआ? पहले बच्चे के पास संधि का ज्ञान नहीं था। जब बच्चा 9th क्लास में आया था तो उसको संधि का ज्ञान नहीं था। अब विद्यालय के द्वारा उसको संधि का ज्ञान दिया गया, यानी कि उसके व्यवहार में पहले संधि नहीं थी, अब उसके व्यवहार में संधि आ गई है। ये बोलते हैं ज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन। भावात्मक का मतलब पहले बच्चा क्रोध ज्यादा करता था, विद्यालय ने उसको ये चीजें सिखाई, समूह में ये सब चीजें करना सिखाया, तो उसको धीरे धीरे क्रोध कम आने लगा। तो ये क्या हुआ? भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन। पहले बच्चा की राइटिंग बड़ी खराब थी, हैंड राइटिंग बड़ी खराब थी, ठीक नहीं लिखता था वो। विद्यालय के द्वारा किए गए प्रयासों से अब उसकी हैंडराइटिंग सुधर गई है। ये कौन सा हुआ? क्रियात्मक व्यवहार में परिवर्तन। तो विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन। अब इसके संदर्भ में अंत में हम क्या करेंगे? साक्ष्यों का संकलन, दौरान और अंत में हमेशा करेंगे। रचनात्मक आंकलन से करेंगे, योगात्मक आंकलन से करेंगे ना। संकलन करने के बाद में अंत में उसकी व्याख्या करेंगे और बच्चे के बारे में निर्णय प्रदान करेंगे कि ये बच्चा कैसा है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। तो मूल्यांकन का मतलब केवल ये नहीं है कि बच्चे ने क्या सीखा है। मूल्यांकन एक लंबी और सतत प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है। इसको और समझते हैं आगे हम। पहले 2-3 परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे। एक परिभाषा और है दांडेकर महोदय की। दांडेकर साहब डंडा लेके आते हैं कि बताओ क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। तो बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है, इस बात को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। ये कौन बोल रहे हैं? दांडेकर। एक है गुड्स। गुड्स अच्छी अच्छी बातें करता है, नाम में ही है ना। यह कहता है कि अच्छे ढंग से मापन करना, अच्छे ढंग से मापन करना ही मूल्यांकन है। कौन बोल रहे हैं? गुड्स महोदय। परिभाषाएं वैसे बहुत है, लेकिन हम 4-5 ही पढ़ेंगे। परिभाषाओं में से एक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। जैसे 3 बार एग्जाम होता है तब एक प्रश्न पूछता है वो, और 10-12 परिभाषाएं अपने इसमें दी हुई है। हालांकि इसको बंद कर दो, लाइट अच्छा परेशान करती है ये तो हमें तो ये भी बहुत परेशान करता है। बहुत गर्मी लगती है इसकी वजह से। थोड़ी बहुत परेशानी उठा लिया करो, इतना आगे बैठ के बाकी चीजों का भी लाभ उठा रहे हो। आगे अधिगम थोड़ा सा ठीक होता है। क्यों पीछे वालों? होता है क्या पीछे भी? चलो, वैसे कलाम साहब तो खुद भी बैक बेंचर्स थे।
क्या बात कर रहे थे हम, भूल गए। परिभाषाओं के ऊपर, हाँ, ओके ओके ओके। ये बड़ी दिक्कत होने लगी आजकल, तुरंत भूल जाते हैं कि कहाँ चल रहे थे। परिभाषाएं जो है मतलब वैसे 50-60 के करीब परिभाषाएं हैं। उनको न तो आपको देने का मतलब है, न उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब है। जो जो याद हो सकती है उनको याद कर लेना, जो याद नहीं होती है उसको राम भरोसे छोड़ देना। एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई एक नई परिभाषा आती है जिसको हम अगली बार अपनी किताब का हिस्सा बना लेते हैं, और यदि उन्हीं में से कोई परिभाषा आएगी तो बाहर नहीं जाएगी। और 8-10 परिभाषाएं लिखी हुई है, उनको साथ साथ देख के पढ़ लेना। 4-5 ऐसी हैं जो ज़्यादा आती है, बार बार पूछी जाती है, उसके डिस्कशन मैंने यहाँ आपसे कर लिया है, ठीक है। एक है एनसीईआरटी की, ये महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी ने एक अपनी पुस्तक थी कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है, मूल्यांकन है वो एक निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया है। और किसके संबंध में निर्णय, कि शिक्षण के उद्देश्य कितने प्राप्त हुए हैं, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है, यानी कि उसको शिक्षण के उद्देश्य कितने प्राप्त हुए हैं। शिक्षण के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, पहली बात तो ये बोलता है। दूसरी बोलता है कि उसने कैसे सीखा है, यानी कि ये जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया है। और तीसरी बात बोलता है अधिगम अनुभव प्रभावी है या नहीं है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी है। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसमें यह निर्णय प्रदान किया जाता है कि बच्चे ने शिक्षण के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं, शिक्षण के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए हैं, तथा उसके अधिगम अनुभव कितने प्रभावी है। ये बात समझ आई क्या? यही ना, जरूरत नहीं है ना, हर बात समझना जरूरी थोड़ी है। किसने? स्किनर ने? इसका मुझे आइडिया नहीं है, आगे देखो। नेक्स्ट एक, अब ये परिभाषाएं होगी, इसको लेकर कुछ विशेषताएं बनेगी, लेकिन उससे पहले सोपान पढ़ेंगे हम, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन की प्रक्रिया। यदि मूल्यांकन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, उसके बाद में पूरा मूल्यांकन आपको समझ आ जाएगा। प्रक्रिया में सबसे पहले एक उपागम आया था, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, पता है? इसको समझना है, लेकिन अब की बार रटना नहीं है। ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, इन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया था। कैसा बताया था? त्रिमुखी। और त्रिभुज के तीनों कोनों पर उस प्रक्रिया को रखा था। अब ये तीनों कोनों पर कैसे रखा था ये समझना। ब्लूम साहब ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताते हुए उसके शीर्ष पर शिक्षण के उद्देश्यों को रखा, शिक्षण के उद्देश्यों को रखा। दूसरे शीर्ष पर उन्होंने अधिगम के अनुभव को रखा, और तीसरे शीर्ष पर उन्होंने व्यवहार में परिवर्तन को रखा। और व्यवहार में परिवर्तन के साथ उन्होंने एक नाम और दिया था, वो था मूल्यांकन के उपकरण। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मूल्यांकन के उपकरण। इस प्रकार से उन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताते हुए तीन कोनों पर तीन बातें रखी। ठीक है, अब इसको समझो कि ये क्यों रखी। ब्लूम साहब का कहना था कि कोई भी शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमें शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। तो सबसे पहले हम शिक्षण के उद्देश्यों का क्या करेंगे? हमने ये निर्धारित किया कि बच्चे को संधि का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को समाज की समझ होनी चाहिए, बच्चे को संविधान का विश्लेषण करना आना चाहिए,
तो सबसे पहले हमने इस प्रकार से शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया। उसके व्यवहार में ये सारी बातें आनी चाहिए। व्यवहार में संधि अभी तक नहीं है, अब आनी चाहिए। अभी तक समास नहीं है, अब आना चाहिए। संविधान के बारे में नहीं पता, उसका विश्लेषण करना उसके व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। यही तो काम है ना एक विद्यालय का, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब उसको ये शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करवाने के लिए बहुत से अधिगम के अनुभव प्रदान किए जाते हैं। बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। कोई शिक्षक किसी एक शिक्षण विधि से पढ़ा रहा है, कोई कंसेप्ट के ऊपर बात करते हुए पढ़ा रहा है, कोई आपस में कोरिलेशन करते हुए पढ़ा रहा है, कोई बच्चों से बार बार रिपीट करते हुए पढ़ा रहा है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और शिक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए बच्चे को इन शिक्षण के उद्देश्यों को अधिगम करवाया जाता है। और बच्चा खुद भी अपने अलग अलग तरीकों से इनको पढ़ने का प्रयास करता है। कोई लिख लिख के पढ़ता है ना, कोई टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ता है, कोई थोड़ा लेटे लेटे पढ़ता है, कोई थोड़ी देर बाद में कोई बेड पे बैठा है, किताब नीचे और टांगे ऊपर, वैसे करके पढ़ रहा है। हर एक तरीके से बच्चा उसको याद करने का प्रयास करता है कि कहीं मैं नीचे डरूंगा तो दिमाग में ये सारी चीजें घुस जाएगी, नहीं तो सारी बुद्धि घुटनों में चली गई है। कुल मिलाकर इन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए उसको विभिन्न प्रकार के क्या प्रदान किए जाते हैं? अधिगम के अनुभव, सीखने के अनुभव। विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रक्रियाओं में से गुजारते हैं और बच्चा खुद अपने विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों में से गुजरता है। अब इन अधिगम अनुभवों में से गुजरने के बाद उसको ये शिक्षण के उद्देश्य कितने प्राप्त हुए, यानी कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, इसको जांचने के लिए क्या काम में लेंगे? मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरणों के द्वारा हम देखेंगे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें पता चला उसके अंक कितने आ रहे हैं? 30%। इसका मतलब उस बच्चे को शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं होने के पीछे का कारण उसको प्रदान किए गए अधिगम के अनुभव, यानी कि जो अधिगम के अनुभव उसको प्रदान किए गए थे वो कैसे थे? अप्रभावी। कैसे थे? अप्रभावी। इसका मतलब हमें शिक्षण की प्रक्रिया में क्या करने की जरूरत है? सुधार। तो मूल्यांकन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे ने क्या सीखा है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये भी है कि वो जो नहीं सीख रहा है तो उसको कैसे सिखाना है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हमने उसकी शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार किया, सुधार करके उस बच्चे को दोबारा से पढ़ाया, यानी कि उसको अब की बार नवीन अधिगम अनुभव प्रदान किए गए। ये नवीन अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद अब हम फिर देखेंगे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। चेक किया मूल्यांकन के उपकरणों से, पता चला कितने प्रतिशत अंक आए? 80%। इसका मतलब शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। और किसके द्वारा? जो उसको अधिगम के अनुभव दिए गए हैं, यानी कि अब की बार जो दिए गए अधिगम के अनुभव है वो कैसे हैं? प्रभावी है। ठीक है। मूल्यांकन में हमें इस बात पर भी निर्णय देना है कि अधिगम का अनुभव प्रभावी है या नहीं है। बच्चे को कैसे सिखाया जा रहा है, बच्चे को कितना सिखाया जा रहा है। यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको फिर से उस प्रोसेस में बनाया जाए। ये एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई संकुचित पद नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यापक पद है। इसमें बहुत सी चीजें समाहित है। ये उत्पाद नहीं है, ये एक क्या है? प्रक्रिया है। समझे? तो ब्लूम साहब ने क्या कहा? सबसे पहले क्या करेंगे? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। उन उद्देश्यों को निर्धारण करने के बाद बच्चे को क्या देंगे? अधिगम अनुभव। प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए मूल्यांकन के उपकरण काम में लेंगे। पता चला 30% अंक आए, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। नहीं होने का कारण? अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव कैसे थे? अप्रभावी। इसका मतलब शिक्षण में क्या किया जाना चाहिए? सुधार। अब हमने शिक्षण में सुधार किया, नवीन अधिगम अनुभव प्रदान किए, फिर से क्या करेंगे? व्यवहार में परिवर्तन की जांच। 80% अंक आए, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई।
अब ये जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है वो नवीन अधिगम अनुभवों के कारण हुई है, इसका मतलब ये क्या है, प्रभावी है। और एनसीईआरटी ने जो परिभाषा दी थी वो क्या थी, इस बात के संबंध में निर्णय देना कि बच्चे ने क्या सीखा है, यानी कि उसके व्यवहार में शिक्षण के उद्देश्य आए हैं या नहीं आए हैं, बच्चे ने कैसे सीखा है, शिक्षण के उद्देश्यों को किस प्रकार से सीखा है, और अधिगम के अनुभव प्रभावी है या नहीं है। समझ आ गई क्या, अपने आप आ गई, गुड, होशियार हो फिर तो। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद में आपको क्या लगा, मूल्यांकन क्या है? नहीं समझ आया क्या है? चलो अब मूल्यांकन की विशेषताएं देखते हैं हम। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है ये। बच्चे को अधिगम प्राप्ति का आकलन नहीं है, केवल योगात्मक का मतलब मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन के अंदर हम शुरू से लेके अंत तक, नैदानिक परीक्षण तक की सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित करेंगे, इसलिए ये सतत है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध किसके साथ है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए मूल्यांकन के उपकरण के साथ, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन के साथ, ऑप्शन सी शिक्षण के उद्देश्यों के साथ, ऑप्शन डी मापन के साथ। किसके साथ? शिक्षण के बिना उद्देश्यों के मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ब्लूम साहब ने उस समय 1948 के कन्वेंशन में जोर देके कहा था कि बिना मतलब की बातें मत करो। सही बात कही ना उन्होंने। तो मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध किसका है? शिक्षण के उद्देश्य के साथ। मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है। मूल्यांकन के अंदर सहयोग है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके अंदर केवल पेन पेंसिल टेस्ट या पेपर पेंसिल टेस्ट से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उसके अभिभावकों से भी पूछेंगे कि तुम्हारा बच्चा कैसा काम कर रहा है। बच्चे को खुद से पूछेंगे कि तुम कैसे हो, ऐसे क्यों हो तुम। उसके साथियों से पूछेंगे कि तुम्हारा साथी ऐसे कैसे हो गया। तो मूल्यांकन के दौरान सभी चीजों को अभिभावक, उसके दूसरे शिक्षक, उसके खुद के शिक्षक, उस बच्चे से खुद से विभिन्न प्रकार से हम सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके उसका निर्णय देंगे। इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है? सहकारी प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन हम इस बात का करते हैं कि क्या बच्चा समाज की आवश्यकताओं, समाज के मानदंडों के अनुरूप कार्य कर पाने में सक्षम है या नहीं है। क्या उसमें तार्किक विश्लेषण की क्षमता आई है या नहीं आई है। क्या वो समाज के योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है। इस समाज का एक आदर्श नागरिक बनने में सक्षम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम निर्णय प्रदान करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है, कैसे सीखा है, उसको जो अधिगम अनुभव दिए हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको जो शिक्षण विधि जिसके द्वारा पढ़ाई गई है वो सही है या नहीं है, क्या बच्चे की जो पाठ्यक्रम है वो ठीक है कि नहीं है। ये भी, इस पे भी निर्णय करते हैं हम। हो सकता है कि शिक्षण विधि ठीक है, हो सकता है कि बच्चा ठीक पढ़ रहा है लेकिन उसकी पाठ्य पुस्तक ठीक नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में भी दोष हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में निर्णय प्रदान करना ही मूल्यांकन है। इसलिए मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निर्णयात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। और यही मोटे मोटे मूल्यांकन के उद्देश्य हो गए। उद्देश्य इसी से रिलेटेड हो गए। मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण विधि में सुधार करना, बच्चों की उपलब्धि के बारे में जानना, बच्चों के विभिन्न पक्षों का आकलन करना, उसके अंदर सुधार करना, ये सब चीजें जो आपने यहाँ पढ़ी है। और पाठ्यक्रम में सुधार करना, आगे के रिसर्च के लिए मूल्यांकन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि शैक्षणिक शोध किए जा सके, बच्चे की कक्षा उन्नति और उसका कक्षा विभाजन किया जा सके। यदि बच्चा ठीक से नहीं सीख पा रहा है तो उसको दूसरी कक्षा में बिठा के उसको अधिगम करवाया जाए। ये सब मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें लिखे हुए हैं, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। ओके, अब एक अंतिम टॉपिक तो पढ़ेंगे आज। पढ़ ले, अंतिम तो पढ़ लेते हैं। एक मूल्यांकन के प्रकार।
देखिए, मूल्यांकन के प्रकार में 10 मिनट का मैक्सिमम। सबसे पहला प्रकार है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन व मानक संदर्भित मूल्यांकन। ध्यान दो सामने, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड मूल्यांकन। मानक को कभी कभार आदर्श संदर्भित मूल्यांकन भी बोल देते हैं, संदर्भित। 4 प्रकार हैं, अलग अलग पढ़ेंगे हम। 4 तरीके से प्रकार बताएंगे हैं। प्रकार तो जैसे 2 ऐसे ही हैं। पहला प्रकार है मानदंड संदर्भित एवं मानक संदर्भित। मानदंड संदर्भित क्या है, इसको देखें आप। इस प्रकार के मूल्यांकन में परीक्षण करने से पहले मानदंड का निर्धारण किया जाता है। मानदंड का निर्धारण किया जाता है। और ये जो मानदंड का निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? स्वामित्व स्तर के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व स्तर के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप लोग जैसे मास्टरी लेवल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप किसी स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, हिंदी के बनेंगे, गणित के बनेंगे, तो आपकी अपने सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए मास्टरी है या नहीं है? यदि आपकी मास्टरी नहीं है तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हम पहले एक क्राइटेरिया तय करेंगे कि 3rd ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके सब्जेक्ट में प्रत्येक व्यक्ति को एटलीस्ट 150 में से 90 अंक लाने जरूरी है। उसके लिए हमने एक पात्रता परीक्षा रख दी और उसका नाम क्या रख दिया? रीट। देखा ना? यदि आपके 90 नंबर से नीचे हैं, इसका मतलब आप लायक ही नहीं है, आप जाके बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपकी खुद की अपने सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं है। आपको इसलिए नहीं लिया जा रहा है ताकि आपको रोजगार दिया जाए, आपकी भर्ती इसलिए की जा रही है ताकि हम आगे बच्चों को पढ़ा सकें। उसके बदले में आपको कुछ वेतन दिया जाएगा। तो ये मास्टरी लेवल होनी जरूरी। इसीलिए अभी 40% वाला क्राइटेरिया, क्योंकि पहले 5% में कॉलेज लेक्चर बन गए थे कैटेगरीज में। 5% में कॉलेज लेक्चर बन गए थे जिसमें सब्जेक्ट में माइनस में मार्क्स थे उनके। अब कोई मैथमेटिक्स से कॉलेज लेक्चर बन रहा है -10 अंक लेकर, तो क्या वो न्याय करेगा अपने पैसे के साथ? नहीं। इसलिए एटलीस्ट मास्टरी लेवल तो होनी चाहिए, चाहे सीट खाली रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 3 ऐसी चीजें हैं, आधारभूत चीजें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इन तीनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ये तीनों आधारभूत चीजें हैं जो हमारे इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सुरक्षा में वहां पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हाइट उस मानकों के अनुरूप नहीं, उन मानदंडों, वहां भी मानदंड निर्धारित किए जाते हैं ना, कि एटलीस्ट आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी नहीं है तो जाओ बाहर, पहले से तय है। तो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में परीक्षण करने से पहले हम मानदंड का निर्धारण करते हैं। जैसे हमने क्या कर रखा था, 90 अंक, ताकि हम उस स्वामित्व स्तर को हासिल कर सकें। अब उसके बाद परीक्षण करेंगे। अब हम आपका एक पेपर लेंगे और परीक्षण में जो आपकी उपलब्धि है, अब इस उपलब्धि की तुलना किसके साथ की जाएगी? निर्धारित मानदंड के साथ। इस उपलब्धि की तुलना कभी भी दूसरे विद्यार्थी के अंकों के साथ नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखना। मानदंड हमने पहले ही कह रखे हैं कि इतना होना चाहिए। आपको पता है कि आपके 90 अंक आने चाहिए, पहले से पता है ना। और फिर आपका टेस्ट लिया जा रहा है। फिर आपका जो टेस्ट में रिजल्ट आएगा, यदि 90 अंक है तो रीट पास हैं, यदि 140 हैं तो भी रीट ही पास हैं आप, है ना। और यदि आपके 89 है तो रीट फेल हैं, और 4 नंबर हैं तो भी रीट फेल हैं। मानदंड के बराबर, मतलब जो भी 82 जो कर रखा है, जो भी आपके अंक हैं, मानदंड से ऊपर हैं तो सभी पास हैं, मानदंड से नीचे हैं तो सभी फेल हैं। यानी कि तुलना किसके साथ की जा रही है? मानदंड के साथ। किसके साथ नहीं की जा रही है? दूसरे विद्यार्थी के साथ। ओके। मानक संदर्भित मूल्यांकन, नॉर्म रेफरेंस्ड या आदर्श संदर्भित बोलते हैं। यानी कि इसमें जो उपलब्धि है उसको किसके साथ संदर्भित किया जा रहा है? मानदंड के साथ। इसलिए बोलते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। यहां देखिए, मानक हम तय करते हैं। जैसे मानक तय किया हुआ है, आपके रैंक मानक है मान लो, और शतांश मानक है, परसेंटाइल मानक होते हैं ना। नेट वगैरह का एग्जाम जब देते हैं तो वहां पे अभी सब परसेंटाइल चलते हैं।
यहां पे उन मानकों के अनुरूप हमें ये टेस्ट लेना है। ये मानक पहले से निर्धारित नहीं हो पाएंगे, रैंक्स आपकी पहले से निर्धारित नहीं होगी कि इसकी रैंक इतनी आएगी या इतनी आएगी। यानी कि उपलब्धि परीक्षण होने के बाद में जो आपके अंक आएंगे, उन अंकों के आधार पर फिर वो रैंक तैयार होगी। ऐसा ही तो होता है ना। यानी कि आपकी अंकों की तुलना किसके साथ की जाएगी? दूसरे विद्यार्थी के साथ। यहां मानदंड का कोई मतलब नहीं है। यहां मतलब सिर्फ इस बात का है कि आपके अंक दूसरे विद्यार्थी से यदि ज्यादा है तो आप इतनी रैंक के अंदर आ गए। और यहां पहले से फिक्स है कि 90 के ऊपर है, इसका मतलब मानदंड क्रैक है। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन में उपलब्धि जो भी परीक्षण होगा उसमें प्राप्त अंकों या उपलब्धि की तुलना मानदंड से न की जाकर किसके साथ की जाती है? दूसरे विद्यार्थियों के साथ। और उसके आधार पर फिर मानक रैंक और शतांश तैयार किए जाते हैं। क्लियर है? जैसे अभी आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें अभी आपको नहीं पता है कि कितने अंक लाने हैं। आपके लाए गए अंकों की तुलना दूसरे विद्यार्थियों के साथ तय करके उसके बाद में रैंक्स जितनी संख्या है उसके आधार पर बनाई जाएगी, तभी तो बनाते हैं। रीट में आपको पहले ही पता है कि 90 अंक लाने हैं, उसमें फिर कोई मतलब नहीं है दूसरी चीजों से। दोनों चीजें समझ गए? इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, इसलिए ये कैसा होता है? निरपेक्ष। इसमें दूसरे के साथ तुलना की जाती है, इसलिए कैसा होता है? सापेक्ष। क्लियर? ओके। अगला है बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? देखें, कोशिश करें, विचार तो सभी करो। बाह्य का मतलब क्या हो सकता है? विचार कीजिए, अलग अलग विचार आएंगे। यदि नहीं पढ़ा हुआ तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी कम से कम विचार तो आए। यस, गुड, वेरी गुड। पहले ही झटके में आंसर आ गया। यदि आपका मूल्यांकन ऐसे शिक्षक या ऐसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है जिसका आपकी शिक्षण प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध रहा है। कलाम एकेडमी के द्वारा लिए जाने वाला प्री थर्ड ग्रेड टेस्ट आपका आंतरिक मूल्यांकन ही होगा, आप लोगों का तो एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन जब आपकी बोर्ड आपका एग्जाम लेगा थर्ड ग्रेड का, वो क्या होगा? बाह्य मूल्यांकन, क्योंकि उनका आपके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। संबंध निकालने की कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है। ओके। बाह्य मूल्यांकन का मतलब यह है कि ऐसे लोगों के द्वारा या ऐसी संस्थाओं के द्वारा जिसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, मूल्यांकन किया जाए। जब ऐसा मूल्यांकन आप करेंगे तो उसके अंदर कुछ गुण पाए जाएंगे, पाएंगे ना। सबसे बड़ा गुण इसमें क्या हो सकता है? विश्वसनीयता और निष्पक्षता। क्या होगा? निष्पक्षता। किसी भी प्रकार का पक्षपात इसमें नहीं किया जा सकता, इसमें निष्पक्षता रहती है। आंतरिक मूल्यांकन में गुरुजी के लिए जो छाछ ला रहा था उसको गुरुजी नंबर ज्यादा दे रहे थे, चाय के लिए जो दूध ला रहा है उसको नंबर ज्यादा दे रहे हैं। ऐसे होता था ना, विद्यालय में ऐसे होता था। इसलिए यहाँ पे क्या संभावना बनती है? पक्षपात की। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं। जैसे मेरे साथ ये हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, बहुत सी घटनाएं हो रखी है मेरे साथ और वो सच में हो रखी है सारी की सारी। तो बीएससी, जब मैं मेडिकल में, जब वही बात है तैयारी ज़्यादा हो गई तो घर वालों ने बीएससी के लिए भेजा था। बीएससी में मैं जब गया तो मेडिकल की तैयारी करके ही गया था, इसलिए मुझे टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। साइंस वालों का इतना तो एटलीस्ट तैयारी करने वालों को पता चल जाता है। और बॉटनी के जो मेरे टीचर थे वो जब प्रश्न पूछते थे तो उन टर्मिनोलॉजी को मैं बड़े आराम से समझाता था उस समय। उनको ये लगता था कि ये राजेश बड़ा होशियार है, उनको ये भ्रम हो गया। तो ऐसे में पूरे वर्ष भर उनको ये भ्रम रहा। और जब प्रैक्टिकल एग्जाम आए बॉटनी के, तो उन्होंने, जो बाहर से वो आए थे, उनको पहले ही बता दिया कि इसको नंबर ठीक देना है। ये बहुत होशियार लड़का है, हमारे इस पूरे कॉलेज का सबसे होशियार बच्चा है। और उन्होंने मेरे को 75 में से 68 नंबर दिए थे, जो उस समय के सबसे ज्यादा नंबर थे, हाईएस्ट मार्क्स थे।
उसके बाद में अच्छा मेरा वाइवा इतना अच्छा नहीं गया, फिर भी उन्होंने कहा कि हो सकता है डिप्रेशन में बच्चा बोल नहीं पाया होगा, बाकी अच्छा बोलता है, नंबर दे दो इसको। अब मेरा मेन एग्जाम हुआ। मेन एग्जाम एमडीएस यूनिवर्सिटी ले रही थी और बड़ा जबरदस्त पेपर बनाती। एमडीएस यूनिवर्सिटी के पेपर्स काफी टफ हुआ करते थे, मार्किंग उससे भी ज्यादा टफ होती थी। पेपर हुआ, आए आते ही देखती मेरे तोते उड़ गए, मैं इसमें तो कुछ पढ़ नहीं रखा है, टर्मिनोलॉजी उसमें आई नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें पूछी थी। रिजल्ट जब मेरा आया तो बॉटनी में मैं बाई ग्रेस पास हुआ था। सच में मार्कशीट है मेरे पास, इधर 68 नंबर मेरे प्रैक्टिकल में आए हुए हैं और उधर मैं बाई ग्रेस पास हो रखा हूँ। 100 में से 30% अंक नहीं आए। तो जब मेरा बाह्य मूल्यांकन था वो एकदम निष्पक्ष था, उसमें निष्पक्षता थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था सच में। इधर मेरे टीचर को भ्रम था कि मुझे आता है, तो इधर टीचर ने क्या किया, पक्षपात कैसे करेंगे, पक्षपात तो नहीं किया उन्होंने। पक्षपात तो वो करते कि मैं उनको कुछ मतलब तब करते ना। क्या टीचर का सहानुभूति भी नहीं थी, इतना मैं कमजोर नहीं था। यहां पे कारण यह था कि टीचर का मेरे बारे में पूर्वाग्रह था। वो हमेशा ये विचार करते थे कि राजेश होशियार है, और इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। जैसे हम आरएस मेंस की कॉपी चेक करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ठीक आते हैं, शुरुआत में 2-3 बार टेस्ट में जब ठीक आते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ये रमेश इंटेलिजेंट बच्चा है, और फिर अपने आप उसकी कॉपीज सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि चेक करते समय हमें भी अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चंस को किस डायमेंशन के साथ लिखा है, और उसको नंबर हमेशा ठीक देते हैं। वो हमारा पूर्वाग्रह है, पहले से हमने इस दिमाग में बना रखा है कि ये चीज सही है। ऐसा हो जाता है ना कभी कभार, जैसे आप पहले से दिमाग में बना लेते हो कि ये आदमी तो है ही गलत, जबकि वो भले ही कितना ही सही हो, वो आपका पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने ये निष्पक्षता नहीं दिखा पाई। इसका मतलब पक्षपात और पूर्वाग्रह की वजह से इसमें विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है, और ये परीक्षण कैसा होता है, विश्वसनीय होता है। आरएस मेंस में जो टॉपर्स रहते हैं कोचिंग्स में, जितने भी कोचिंग्स हैं उनके लगभग एक ही आदमी कॉपी चेक करता है। तो टॉपर्स का मैंने ये हाल देखा है कि फाइनल एग्जाम में वहाँ कभी उनका लिस्ट में नाम बहुत कम लोगों का होता है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे सुधारना है, क्या करना है। वो एक ही प्रोसेस के अंदर सब चीज़ें, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके आंसर्स चेक कर रहे हैं। हमने इस बार चेंज किया, मुख्य परीक्षा में 8-10 जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको चयनित किया, और सभी की कॉपीज को अलग अलग जंबल करके अलग अलग टेस्ट में अलग अलग को भेजी। कोई भी टॉप 10 में नहीं आ पाया, किसी को ये भ्रम नहीं हुआ कि मैं होशियार हूँ। इस वजह से जो टॉपर्स जो होते थे 10, 15, 20, वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो ट्रिकी चीज़ें हैं आपके सिलेक्शंस में, ये ऐसी चीज़ें बहुत काम आती है आपकी तैयारी में, आपकी प्रक्रिया में। आप जैसे कल को आप स्टूडेंट्स के जब वहाँ जाएंगे, आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा होशियार वो हमेशा होशियार रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 2 साल तक सर ने मेरे से कभी बात नहीं की। ये आगे की घटना है, बाद में जाके मिला था मैं फिर। बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन। अच्छा, दूसरी चीज, बाह्य मूल्यांकन, जितने भी आयोग हैं अपने भारत के, जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोगों ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, सभी ने एक ही सिफारिश की है कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या को कम किया जाए, आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ाया जाए। जबकि ये तो निष्पक्ष है और इसमें पक्षपात होती है, तो फिर ऐसी सिफारिश क्यों की, बताओ देंगे। क्योंकि और परीक्षा के डर को कम करना। तनाव तो परीक्षा लो मत, अपने आप कम हो जाएगा। मूल्यांकन आंतरिक क्यों हो? आंतरिक मूल्यांकन के कुछ गुण हैं, उन गुणों की वजह से उन्होंने ये कहा है। वो गुण क्या है बताओ देंगे, विचार करो। वेरी गुड। ये केवल एक पक्ष का मूल्यांकन कर सकता है, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन। बच्चे के अंदर कितना अधिगम हो रहा है, कैसे अधिगम हो रहा है, उसकी रुचि क्या है,
उसके भावनात्मक पक्ष, उसके क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन के द्वारा नहीं किया जा सकता, और ये बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। नंबर 1, जो इधर गुण है वो इधर दोष हो जाएंगे। नंबर 2, इस प्रकार के मूल्यांकन में बच्चे को मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। एक दिन बच्चे का खराब हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अधिगम ठीक नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को मूल्यांकन के अवसर प्रदान नहीं होते हैं। कौन सी परीक्षाओं में? बाह्य परीक्षाओं में। नंबर 3, आंतरिक प्रकार के मूल्यांकन में सभी पक्षों का होगा और इसमें अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है बताओ, देखिए विचार करो। बोलो। सबसे बड़ा, वेरी गुड, सुधार। शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। देखो यहां पर यदि बच्चे के अंक कम आए तो आगे के लिए कोई चारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यही बात खत्म, बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। यहाँ पे यदि बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो हम उसका नैदानिक परीक्षण करेंगे और भविष्य में उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। यदि शिक्षण की विधि सही नहीं है तो उसमें सुधार करेंगे। तो यहाँ शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने का मौका मिलता है, बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने का मौका मिलता है। इस वजह से सभी ने ये कहा कि बाह्य मूल्यांकन की बजाय आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ाया जाए। क्लियर है? ओके। अगला है पाठ्य अंतर्गत और पाठ्योपरांत। ये हिंदी शिक्षण में सबसे ज्यादा काम आता है। पाठ्योपरांत आता है ना? हिंदी शिक्षण में पाठ्य अंतर्गत इसलिए करवाया जाता है, गणित में भी, हिंदी में विशेष रूप। देखो नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और ये पाठ्य अंतर्गत और पाठ्योपरांत, ये तीनों चीजें ऐसी है जो सबसे ज्यादा उपयोगी आधारभूत शिक्षा यानी कि भाषाई शिक्षा और गणितीय शिक्षा के लिए रहती है। ये दोनों शिक्षाएं ऐसी है जो एक बच्चे का आधार बनाने के लिए सबसे, हिस्ट्री यदि उसको आज नहीं आ रही तो कल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी वो सीख जाएगी, लेकिन उसको अंक गणित का आधारभूत ज्ञान नहीं है तो उसको आगे दिक्कत होने वाली है। उसको यदि भाषा में कैसे वाचन करना है, कैसे लिखना है, शुद्ध उच्चारण क्या होता है, कैसे प्रयोग करना है, वो आज नहीं पता है तो हमेशा दिक्कत करेगा। ये 2 प्रकार की आधारभूत, जो जिसको आप जो कहते हैं ना फंडा, जो फाउंडेशन लिटरेसी, आधारभूत साक्षरता है, वो ये है, ये बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपके, इसके लिए अलग से प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। FLN निष्ठा 3.0 जो आपका दिया जाता है, उसमें यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों के अंदर आधारभूत ज्ञान कैसे देना है। इसीलिए वो प्री प्राइमरी और प्राथमिक इस कक्षा तक के जो टीचर्स हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। पाठ्य अंतर्गत में क्या है कि जैसे हिंदी में कोई बच्चा बीच में पाठ पढ़वाते हैं कि पढ़ो, उससे उसकी उच्चारण की स्थिति हमें पता चल जाती है कि वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीच में कोई एक वाक्य दे दिया, बोला इसका वाक्य में प्रयोग करो, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे में वो चिंतन है कि नहीं है, जिससे वो किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर पाने में सक्षम है कि नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद में एक क्वेश्चन दे दिया कि इसको हल करो इसके माध्यम से, तो इससे ये पता चलेगा कि उसको उपयोग करने की क्षमताएं उसमें कितनी है उसकी, है ना। तो बीच बीच में बच्चे का इस प्रकार की चीजें पता करने के लिए कौन सा किया जाता है? पाठ्यांतर्गत। तो सामान्यतः इसकी प्रकृति कैसी होगी? रचनात्मक। पाठ पूरा होने के बाद में बच्चे ने कितना सीखा है वो क्या है? पाठ्यांतर्गत। कैसी होगी? योगात्मक। ठीक है। मूल्यांकन का चौथा प्रकार है नियोजन मूल्यांकन, रचनात्मक, योगात्मक और नैदानिक मूल्यांकन। और इस मूल्यांकन का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। ये हो गए मूल्यांकन के प्रकार।